अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमेरिका ने पाकिस्तान में सफर पर अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। चीन ने पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब रकम की मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी। अमेरिका में इसराइल की हिमायत 25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। शामी फोर्सेस और बशार उल असद के हामियों में झड़पें, 1000 से ज्यादा अफराद हलाक। और ऑस्ट्रेलिया में तूफान से तबाही, लाखों अफराद बिजली से महरूम, दर्जनों अफराद जख्मी। जी, ये थी टॉप स्टोरीज और अब आपको खबरों की तफसील की तरफ लेकर जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के हवाले से। अमेरिका ने पाकिस्तान में सफ़र के लिए अपने शहरियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। वो ट्रैवल एडवाइजरी क्या कहती है ये हम आपको बताते हैं। अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए पाकिस्तान सफ़र करने के हवाले से जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है उसमें अमेरिकी शहरियों को पाकिस्तान के सफ़र पर नज़रसानी करने की हिदायत की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अमेरिकी शहरी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सफ़र से गुरेज करें। एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान में इंतहा पसंद ग्रोहों ने हमलों की साजिशें जारी रखी हुई हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले मामूल हैं। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अगर कहीं एहतजाज होता हुआ देखें तो वहां पर जाने से गुरेज करें, क्योंकि पाकिस्तान में बिला इजाज़त एहतजाज की इजाज़त नहीं है। एडवाइजरी में मजीद ये भी बताया गया है कि पहले भी अमरीकी शहरियों को मुजाहिरों में हिस्सा लेने पर हिरासत में लिया जा चुका है और अमरीकी शहरियों को पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के खिलाफ पोस्ट करने पर भी हिरासत में लिया जा चुका है। एडवाइजरी के मुताबिक दहशतगर्दी में शहरियों, फौज और पुलिस को अंधाधुंध हमलों का निशाना बनाया जा चुका है। दहशतगर्द माजी में अमरीकी सिफारतकारों और सिफारती मकामात को भी निशाना बना चुके हैं। तो अब ये ट्रैवल एडवाइजरी अमरीका के शहरियों के लिए, और अभी कुछ दिन पहले तो हमारा शुक्रिया अदा किया गया था, अब ये ट्रैवल एडवाइजरी आ गई है और अब पाकिस्तानियों और अफगानिस्तान के बाशिंदों पर ट्रैवल बैन भी लगने वाला है। इसके हवाले से भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ज़रा चीन के हवाले से आगाह करते हैं, जहां पर सदर आसिफ अली जरदारी का कुछ अरसा पहले दौरा हुआ था, कामयाब दौरा, और उसके सम्राट हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। सदर मुमलिकत के हालिया दौरे के दौरान चीन ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा किया था। इसी सिलसिले में पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया है। चीन ने जो $2 अरब रकम अदा करनी थी, पाकिस्तान ने चीन को पैसे वापस करने थे, हमने पैसे लिए हुए थे उनसे, उसकी मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी है। चीन के $2 अरब के कर्ज की वापसी की जो मुद्दत है वो 24 मार्च को मुकम्मल हो रही थी, अब ये 1 साल तक के लिए मुअख्खर हो गई है। अगली खबर के लिए आपको हम लेकर यूएई की तरफ लेकर जाएंगे हम आपको, और यूएई में एक गदागरी के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है। जी, अब ये जो गदागरी के खिलाफ क्रैकडाउन है ये रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है या इसके अलावा भी है, इसकी तफसील जो है वो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद अंजुम साहब। जी अरशद, बताइएगा ये जो गदागरों के खिलाफ मुहिम शुरू हुई है इसकी क्या तफसील है? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक रहमतों, नेमतों और बरकतों का महीना है। इस माह मुबारक में लोग दिल खोल कर सखावत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सदका खैरात करते हैं, अतियात देते हैं। ऐसे में कुछ पेशावर गदागर भी मैदान में उतरते हैं, अपनी फर्जी और झूठी कहानियों से लोगों से भीख मांगते हैं। ऐसे भीख मांगने वाले गदागरों के लिए दुबई हुकूमत और पुलिस ने ऐसे इक़दाम उठाया है, इनके खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप का फैसला किया है और मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोगों से अपील की है कि जहां कोई गदागर हों, भीख मांगने वाले हों, उनकी इतला दुबई पुलिस को दी जाए। उसके लिए दुबई पुलिस ने ऐप भी मुतारफ करवाई है जिसके जरिए इनकी कंप्लेन की जा सकती है और इस पे भारी जुर्माना भी होगा, इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और इन पे भारी जुर्माना भी किया जाएगा। जी, शुक्रिया अदा करेंगे। अरशद अंजुम हमारे नुमाइंदे दुबई से हमें ज्वाइन कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि किस तरीके से गदागरों के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया गया है दुबई में पुलिस और हुकूमत की तरफ से रमज़ानुल मुबारक में, और इस तरह के क्रैकडाउन हमारे यहाँ पर भी होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर कराची में, जहाँ आप देखते हैं कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है मुल्क के बहुत सारे इलाकों से जो गदागर हैं वो यहाँ पर आते हैं, अपने डेरे डालते हैं और बस फिर अलमान अल हफीज़। आगे बढ़ते हैं जी, आपको अगली ख़बर के लिए हम लेकर जाते हैं फ़लस्तीन की तरफ।
और बात हम करेंगे जी गज़ा में मुसलमानों के हवाले से। गज़ा में मुसलमानों पर वैसे तो जो है वो ज़िंदगी तंग कर दी गई है, आवाम के लिए सहर और अफ्तार के लिए ख़ुराक मैसर नहीं है, क्योंकि इसराइल ने इमदाद की जो पाबंदी लगाई हुई है गज़ा में दाखिले पर वो जारी है। और ऐसे में जब ख़ुराक और इमदाद की बंदिश पर इसराइल पर तनकीद की जा रही है, वहीं एक ऐसा वाक़या पेश आया यूएई में एक दावत हुई, दावत इफ्तार, और इसमें इसराइल के सफ़ीर ने शिरकत की। लुत्फ़अंदोज़ हुए वो ज़बरदस्त किस्म के खानों से, और इसराइली सफ़ीर ने जो है वो वज़ीर मुमलिकत जो खलीफा शाहीन अल-मरार ने की ये दावत, और इस दावत में इसराइल के सफ़ीर ने शिरकत की। अब्राहम अकॉर्ड के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के से जो ताल्लुकात हैं उनको मामूल पर लाने के एक हिस्से के तौर पर ये तकरीब मुनक्किद की गई थी। उसमें मशरिक़ वुस्ता के खानों और दीगर ख़ित्तों तक इन खानों के फैलाव को नुमाया किया गया था। तो एक तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो गज़ा में लोगों का कत्लेआम कर रहा है, वहाँ पर इमदाद नहीं जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही मुसलमान ममालिक, यूएई की हम बात कर रहे हैं, हमारे ही मुसलमान ममालिक यूएई जो है ख़ास तौर पर वो क्या कर रहा है कि वो अफ्तार कर रहा है और उसमें इसराइली सफ़ीर को बुलाया जा रहा है और इसराइली सफ़ीर वहाँ पर आ रहे हैं, और बात यह हो रही है कि ताल्लुकात को मामूल पर लेकर आ रहे हैं। ये ताल्लुकात को मामूल पर लेकर आना तो नहीं है, ये तो बुनियादी तौर पर कत्ल व गारत गरी को मामूल पर लेकर आना है, ये बच्चों के कत्ल को मामूल पर लेकर आना है, ये औरतों को मर्दों को शहीद करने को मामूल पर लेकर आना है। और एक तरफ मुस्लिम उम्मत जो है हम बात करते हैं कि उसे यकजा होना चाहिए और इसराइल का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम उन्हें दावत अफ्तार पर बुला रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, अगली खबर की तरफ आप लेकर जाते हैं, और अगली खबर है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जहाँ पर इसराइल की जो सपोर्ट है वो अब कम होती जा रही है। मगरबी ममालिक की बात हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यूएई में इफ्तार पर बुलाया जा रहा है इसराइली सफ़ीर को, लेकिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ अवाम में इसराइली सपोर्ट कम होती जा रही है। अमेरिका में इसराइल की हिमायत पिछले 25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। गैलप सर्वे के मुताबिक अमेरिका में इसराइल की हिमायत 50% से कम होकर 40% रह गई है। सर्वे में फ़लस्तीनियों के लिए हमदर्दी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, और गैलप सर्वे के मुताबिक अब 33% अमरीकी निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में है। ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 6% ज़्यादा है, यानी 6% इंक्रीज़ हुआ है जो सपोर्ट है फ़लस्तीनियों का। डेमोक्रेटिक वोटर्स में भी इसराइल की हिमायत में नुमाया कमी आई है, 59% फ़लस्तीन जबकि सिर्फ 21% इसराइल के हक़ में है। इसके बरक्स 75% रिपब्लिकन जो हैं वो इसराइल के हक़ में हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए भी अमरीकी अवाम की हिमायत बरकरार है, और 55% अमरीकी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में है, जबकि 31% जो अमरीकी हैं वो इसके मुखालिफ हैं। इसी मामले को हम आगे बढ़ाएं तो अब इसराइल ने गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए वफ़द अपना जो है वो कतर भेजने का ऐलान कर दिया है। बातचीत का आगाज़ कल से दोहा में शुरू होने की तवक्को है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक के जो नुमाइंदे हैं विटकॉफ, वो भी कतर में होने वाले मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ हमास का कहना यह है कि जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत शुरू होने के मस्बत इशारे मिले हैं। हमास का अमरीकी वफ़द से मुलाकात के हवाले से कहना यह था कि अमरीकी ओहदेदारों से इसलिए मिलना चाहते हैं कि वो इसराइल पर दबाव डाल सकते हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा पहले मरहले के बाद तात्तुल का शिकार हो गया था, और इसराइल मुआहदे से हटकर हमास पर दूसरे मरहले से पहले तमाम यरगमालियों को रिहा करने के लिए दबाव डाल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको धमकी भी दी थी और हमास ने इसको मुस्तरद कर दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहा था कि जी मैंने जो चूँकि धमकी दे दी है तो अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन एक मरतबा फिर इन्हें टेबल पर बैठना ही पड़ रहा है। और फिर आगे हम आपको लेकर जाते हैं जी सीरिया की तरफ। जी सीरिया में भी हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। 1000 से लोग जान से जा चुके हैं। मामला क्या है, शाम में शामी सिक्योरिटी फोर्सेस की माजूल सदर बशारुल असद के हामियों के साथ मुसल्लह झड़पें जारी हैं, जिनमें अब तक तकरीबन 1000 अफराद जो है वो हलाक होने की इत्तलात हैं, जो कि 2011 के बाद शाम में होने वाली सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 745 आम शहरी मारे गए हैं, जबकि 125 शामी सिक्योरिटी फोर्सेस और 148 के करीब बशारुल असद के जो वफादार हैं वो मारे गए हैं। झड़पों के बाद शुमाल मगरबी साहिली शहर लाज़किया और तरतोस में कर्फ्यू बरकरार है। शाम के सदर अहमद अल-शारे ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील की है, लेकिन ये 1000
के करीब लोग जो है वो इसमें जान की बाजी हार गए हैं और ये मामला अभी तक कंट्रोल में आया नहीं है, तो ये नंबर अभी मज़ीद बढ़ने की उम्मीद है। अगली खबर के लिए हम आपको लेकर जाते हैं पोलैंड की तरफ। जी, पोलैंड में एक ऐलान हुआ है और ये एक बड़ा ही इसको कह सकते हैं कि एक दूररस ऐलान है जो कि पोलैंड की हुकूमत ने किया है। और अब ये ऐलान बुनियादी तौर पर यह है कि अब तमाम लोगों को कंपलसरी फ़ौजी ट्रेनिंग दी जाएगी। जी, पोलैंड ने अपने तमाम बालिग मर्दों को फ़ौजी तरबियत देने का फ़ैसला कर लिया है। पोलैंड हुकूमत एक ऐसा मंसूबा तैयार कर रही है जिसके तहत तमाम बालिग मर्दों के लिए वसी पैमाने पर फ़ौजी तरबियत का एहतमाम किया जाएगा। पोलैंड के वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क ने पोलैंड की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा है कि ये फ़ौजी तरबियत एक ऐसी रिज़र्व फोर्स तैयार करेगी जो मुमकिन ख़तरात से निमटने के लिए काफ़ी होगी। उनका कहना यह था कि यूक्रेन में जारी जंग के बायस पोलैंड को शदीद खदशात लाहक हैं और अगर यूक्रेन जंग हार जाता है तो रूस अपनी तौसी पसंदाना जो पॉलिसी है उसके तहत पोलैंड जैसे ममालिक को भी निशाना बना सकता है। 19वीं सदी और जो कोल्ड वॉर थी उसके दौरान रूस पोलैंड पर काबिज भी रहा था। पोलैंड और पूरे यूरोप में इस वक्त तशवीश में इजाफा हो रहा है क्योंकि जो अमेरिकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यूक्रेन की हिमायत से पीछे हटते हुए फ़ौजी इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मुअत्तल कर दिया है और बाज़ बयानात में उन्होंने रूसी मौक़िफ़ की हिमायत का भी इंदिया दिया है। पोलैंड के सदर जो हैं आंद्री दुदा, उन्होंने भी एक आइनी तरमीम पेश करने का ऐलान किया है जिसके तहत मुल्क को हर साल अपनी मजमूई कौमी पैदावार का कम अज़ कम 4% हिस्सा जो है वो दिफा पर खर्च करने का पाबंद बनाया जाएगा। पोलैंड पहले ही नेटो के रुकन ममालिक में अपनी मईशत के तनासुब से सबसे ज़्यादा दिफाई अखराजात करने वाला मुल्क है और रवां साल इसने अपनी GDP का 4% से ज़्यादा दिफाई शोबे पर खर्च किया था। तो ये मामला है पोलैंड का। और अब आपको एक और ख़बर की तरफ लेकर चलते हैं जो कि एक मरतबा फिर अमेरिका से है और यहाँ हम बात कर रहे हैं एक और मामले की, एक सज़ाए मौत की। सज़ाए मौत के हवाले से हम जानते हैं अमेरिका और ये बड़ी ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं ये बड़ा शोर मचाती हैं कि सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका में एक शख्स को सज़ाए मौत दी गई है। ये मामला क्या है? कोई भी एहतजाज काम नहीं आया। अमेरिकी रियासत है जनूबी कैरोलिना, उसमें 67 साला मुजरिम ब्रैड सिगमन को फायरिंग स्क्वाड के जरिए सजाए मौत दी गई है। कैदी सिगमन ने 2001 में अपनी दोस्त के वालिदैन को बेसबॉल बैट से कत्ल किया था और इन दोनों को उस वक्त तक वो बेसबॉल का जो बैट है उससे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा जब तक वो मर नहीं गए। सज़ा के हुक्म पर अमल दरामद के लिए 3 अफराद पर मुश्तमिल एक स्क्वाड था। उन्होंने ब्रॉड रिवर करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में फायरिंग की और ब्रैड सिगमन को अपने अंजाम तक पहुँचाया। सजाए मौत के जो मुखालिफ वकला है उन्होंने जनूबी कैरोलिना के गवर्नर हेनरी मैकमास्टर को हज़ारों दरख्वास्तें दी, एहतजाज भी किया, लेकिन मुजरिम की सज़ा को रोका नहीं गया। तो वो जो हमारे यहाँ पर जो लोग जो कि शोर हैं कि पाकिस्तान में सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए और सज़ाए मौत जो है वो इंसानी हुकूक की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है वगैरह वगैरह वगैरह, उनके सामने ये मिसाल आ जानी चाहिए कि अमेरिका में भी सज़ाए मौत हुई है और होती है। आगे आपको लेकर चलते हैं और अब जी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शदीद तूफ़ान ने तबाही मचाई हुई है। इस तूफ़ान के हवाले से आपको बताते हैं, मशरकी साहिल पर यह तूफ़ान है और इस तूफ़ान का नाम है एल्फ्रेड। इसके बायस शदीद बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है ऑस्ट्रेलिया में। एल्फ्रेड तूफ़ान ने रियासत क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में तबाही मचाई। तूफ़ानी हवाओं ने दरख्त उखाड़ फेंके और मुतअद्दिद इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। क्वींसलैंड में 3 लाख से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ की बिजली मुनक़ता होने से तकरीबन 7.5 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयों के लिए आने वाले 2 फ़ौजी ट्रक जो हैं वो भी आपस में टकरा गए। उसके नतीजे में 36 अफराद ज़ख्मी हुए। एमरजेंसी सर्विस के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स में 16,000 से ज़ायद लोगों को इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो ये तो थी जी कुछ अहम सारी दुनिया से। अब नाजरीन हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी और चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों में लिखा हुआ है जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025। ये जो पाकिस्तान का नाम है, जाहिर है पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद किया। बड़ी खुशाइंद बात, बड़ी ज़बरदस्त बात। पाकिस्तानी खुश थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई, लेकिन
लेकिन लेकिन बस सिर्फ इनेकाद करवा कर ही हम खुश हुए, क्योंकि हमारी जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस तो कुछ ऐसी नहीं थी। आज चैंपियंस ट्रॉफी अपने अख्ताम को पहुंच रही है। इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल खेल रहे हैं दुबई में। 114 रन्स, 2 खिलाड़ी आउट। इंडिया को एक बहुत आसान सा टारगेट मिला हुआ है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट से हमारे लिए लर्निंग्स क्या है, हमारी टीम की जो कारकर्दगी थी उसकी वजह क्या थी, और अब वे फॉरवर्ड हमें क्या करना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अवैस सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। सबसे पहले तो जो अभी जो फाइनल चल रहा है, आपको समझ में आया कि क्यों न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, जबकि हम देख रहे हैं कि इंडिया अपने एक तरह से होम ग्राउंड पे खेल रहा है, और जितने भी मैचेस हुए हैं पिछले, उसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करने वालों को लो टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया और उसके बाद आराम से 4 विकेटों तक वो गंवाते हुए और टारगेट अचीव कर लेता है। देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी टीम है। हर तरीके से देख लें, Yes. बहुत ही बैलेंस टीम है। जो ओपनर देख लें, शुभमन गिल को देख लें, रोहित को देख लें, कोहली को, श्रेयस अय्यर को देख लें, फिर उनके स्पिनर्स देख लें, वरुण जडेजा, अक्सर, कुलदीप। उन्होंने एक बैलेंस टीम बनाई है और बहुत अच्छी परफॉर्म भी कर रही है। लेकिन देखें, न्यूजीलैंड का मुझे जहां तक समझ में आता है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि टॉस जीत के जो है बैटिंग कर ली, क्योंकि ग्रुप मैच के अंदर वो 245 250 का हदफ नहीं हासिल कर सके थे और ढेर हो गए थे। और वरुण चक्रवर्ती जो मिस्ट्री बॉलर हैं और कैरम बॉल वगैरह करते हैं, उन्होंने 5 आउट कर दिए थे। यस। तो इन्होंने ये सोचा कि हम पहले बैटिंग करें, क्योंकि पहले हम शिकस्त खा चुके हैं इंडिया से, हदफ पूरा नहीं कर सके, चेज नहीं कर सके, तो पहले कुछ स्कोर जोड़ लें। और आपने देखा होगा कि रविंद्रा ने आते ही बड़ी जारहाना बैटिंग की उसने, शुरू कर दिए थे। लेकिन जैसे ही स्पिनर आए, इनका ख्याल ये था, जो इनकी मीटिंग वगैरह में बात हुई होगी, कि अंडर द लाइट्स वरुण चक्रवर्ती को पकड़ना मुश्किल है, कि वो जो कैरम बॉल करता है, हाँ। या जो स्लाइडर करता है। तो इन्होंने कहा कि उससे हम कुलदीप का, क्योंकि ये जो गोरे हैं ज्यादातर, वो पिच से पकड़ते हैं, हाथ से नहीं पकड़ते। अब हमारे जैसे यूनुस खान है, युआना है, जहीर अब्बास है, जावेद मियांदाद देखे ना, वो तो स्पिनर को हाथ से पकड़ते थे। तो जितना बड़े से बड़ा स्पिनर हो, और वो आराम से सिंगल सिंगल लेके खेलते थे। तेंदुलकर को देख लीजिए, इंजमाम को देख लीजिए यार, शेन वॉर्न है, पाने में विटोरी है, सब कुछ है। तो रोना आता है हमें कि हमारे जो बैट्समैन है वो स्पिनर को नहीं पकड़ सके। इसी वजह से न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और बड़ी मुश्किल से उन्होंने इतना स्कोर जोड़ा। अच्छा, हमारे बैट्समैन ना स्पिनर को पकड़ पा रहे हैं, ना हम अपनी टीम में स्पिनर्स को लेकर जा रहे हैं। मतलब इंडिया दुबई में जो खेल रहा है, स्पिनर्स ही जितवा रहे हैं उसको। आप देखिए, एक तो इंडिया का, हम ये चर्चा तो सारी टीमें कर रही हैं कि भाई इंडिया ने ये ज्यादती की है, बिल्कुल। पाकिस्तान ना आके, और चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने जरा खट्टा करने की कोशिश की है। चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी किया, अनड्यू एडवांटेज लिया उन्होंने, और दुबई चूज किया। अब तो सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये सेकंड होम ग्राउंड जो है इनका है, सारे मैचेस उन्होंने खेले हैं, और दूसरी टीमों ने इतने इतने माइल्स ट्रेवल किया है, और इंडिया की टीम वहीं पे है। तो उनको ये एक एडवांटेज तो है, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम अच्छी है। यस। और एक बहुत ही बैलेंस टीम है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उसमें तो दो राय नहीं है। देखो यार, मुझे तो अफसोस होता है कि सारी टीमें, न्यूजीलैंड की टीम 3 स्पिनर लेकर आ रही है। सेंटनर उनके कैप्टन स्पिनर है, फिलिप्स है, ब्रेसवेल है, खुद रविंद्रा जो है वो खुद लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। 3 3 4 4 स्पिनर पाकिस्तान के अंदर एक इब्रार लेके जा रहे हैं। टेस्ट मैच में विकेट बनाते हैं, कहते हैं कि हम स्पिनिंग विकेट बनाएंगे, और साजिद खान और नोमान अली को लेके, और वो 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म हो जाता है। वो भी एक वनडे के अंदर कहते हैं कि नहीं भाई, सारी टीमें स्पिनर लेकर आ रही हैं, ये फास्ट बॉलर लेकर आ रहे हैं। और आपको पता है कि शाहीन अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म है, खुद शाहीन, अपना नसीम शाह, इसी तरह हारिस रऊफ बहुत अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है भाई। ये बड़ी क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये T20 के प्लेयर्स हैं। बड़ी क्रिकेट के अंदर देखिए, वसीम अकरम वकार जो लोग 19 साल, 15 16 साल खेले, इमरान खान 21 साल खेले हैं, कितने बड़े और फास्ट बॉलर थे। और आप देखें, PI की तरफ से खेल रहे हैं, हबीब बैंक की तरफ से खेल रहे हैं, MCB की तरफ। तो ये 3 दिन और 4 दिन की जो क्रिकेट है,
वो आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें कि ये वो सारे आपको 4 ओवर सिखा। वाले क्रिकेटर हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये 4 ओवर्स वाले क्रिकेटर हैं, उनको आप वनडे में लेकर आए तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। टेस्ट मैच में तो खैर बिल्कुल ही इनकी क्या ही बात हो जाती है। लेकिन अब इंजर्ड हो आकिब, जाते हैं, जी इंजर्ड हो बिल्कुल, जाते हैं, आकिब इंजर्ड जावेद हो के जाते ऊपर हैं। बड़ा तकिया था लोगों का कि जी ये आए हैं तो बड़ी जबरदस्त जो है वो एक लाहौर कलंदर वाली लेगेसी भी चल रही थी कि जी इन्होंने बड़ा अच्छा खिलवाया, 1-2 टूर्नामेंट भी जीत लिए उन्होंने। लेकिन उसके अलावा आकिब जावेद वैसे तो बड़ा क्रिटिसाइज करते थे जब वो बाहर थे। अब आकर उन्होंने ये क्या किया है? देखिए, मेरे ख्याल में जब आवे का आवा बिगड़ा हुआ हो ना, तो इंडिविजुअल्स, फिर देखें आप गिलिस्पी को लेकर आए, गिलिस्पी अब क्या कह रहे हैं जी। ट्विटर पे। और अमर, आप तो इस पे टीवी पे वो बात भी नहीं कह सकते, कह रहे हैं कि उन्होंने तो सिस्टम को क्लाउन कहा है ना, उन्होंने किसी यस। इंडिविजुअल को नहीं कहा है। आपस की बात है, ये सिस्टम जो है, चाहे वो नजम सेठी हो, चाहे इस वक्त जो चेयरमैन है जी नकवी साहब, उनका क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है, वो मैनेजर अच्छे होने चाहिए। एंड दे हैव डन प्रेटी गुड जॉब, क्रिटिसाइज कर सकते हैं हम। हाँ लेकिन जो डोमेस्टिक आपका क्रिकेट का ढांचा है, वो नहीं है। अब आप इंडिया के अंदर देख लें, कितनी स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक स्टेडियम है। वहां पे 12-14 साल का जो बच्चा है, जैसा भी हॉस्टल होगा, उसको वो फैसिलिटी है। कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, इन जैसी जगहों पे, बॉम्बे में तो और अलग है। तो ये फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है? पहले तो देखें, कराची की टीम भी थी, लाहौर की टीम भी थी, पिशावर की टीम भी थी। अब वो ढांचा बिल्कुल खत्म हो गया है। ये जो प्लेयर्स हैं, जो स्टार प्लेयर्स हैं, जो एड्स में देखते हैं, जिनके पीछे लाखों करोड़ों अवाम होते हैं, जिनकी उम्मीदें होती हैं, गरीब जो लोग हैं, उनकी खुशी का एक मौका बिल्कुल। होता है जब पाकिस्तान खेल रही हो। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर देखें, वो सारी खुशियां ढेर हो गई विद इन 6-7 डेज यस, के। द फर्स्ट टीम टू 25-27 ओवर, ये गेट एलिमिनेटेड पच्चीस फ्रॉम द सत्ताईस टूर्नामेंट। ओवर वेस्ट ये खेल गए डॉट बॉल्स अगेंस्ट जी इंडिया। बिल्कुल। तो ना आप दुबई में स्कोर कर सकते हैं, लाहौर ना लाहौर की प्लेसेंट विकेट पे, बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे, उस पे भी आप स्कोर नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की टीम देख लीजिए, बिल्कुल। इब्राहिम जदरान देख लें, आप नबी को देख लें, कैसी जान लगाते हैं। स्पिनर उनके पास है, फास्ट बॉलर उनके पास है। लगता है यार कि कोई टीम यूनिट खेल रहा है। हमारी जज्बा, टीम लगता है इंटेंट, दोनों चीजें नजर आती हैं, हमारे पास नहीं खत्म नजर हो आती। गई। अच्छा, अब ये जो टीम में चेंजेस कर रहे हैं अगले न्यूजीलैंड टूर के लिए, डू यू थिंक कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, थोड़ी बहुत इन्होंने चेंजेस किए हैं, लेकिन इन चेंजेस से नहीं होगा। अभी पीएसएल होगा ना, तो उसके अंदर जो खिलाड़ी स्कोर करेंगे, फिर से वो टीम के अंदर आ जाएंगे। T20 की बुनियाद पर आप वनडे इंटरनेशनल की टीम और टेस्ट की टीम नहीं बना सकते। इतनी चेंजेस कर रहे हैं कि वो जो है अपना इरफान, लड़का इरफान नियाजी, जी पूरी दुनिया कह रही है कि वो सबसे अच्छा फील्डर है, वर्ल्ड क्लास फील्डर है। वो ऑस्ट्रेलिया में स्कोर कर कर आया, आपने उसको भी बाहर कर दिया, फिर उसको अब अंदर ले लिया। कामरान गुलाम को आप लेकर आए, फिर अंदर लेकर आए, फिर बाहर कर दिया। साहबजादा फरहान, ये जो एडहॉक बेसिस पे और रिएक्टरी बेसिस पे जो क्रिकेट का ढांचा है, ये खत्म होना चाहिए। एक ओवरहॉल होना चाहिए, और एक बड़े जो प्लेयर्स हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, उनका एक थिंक टैंक बना दे, और वो सिलेक्शन कमेटी को एड करें, उनकी हेल्प करें, असिस्ट करें। अच्छा, ये ये फिर आप कह जाके तो रहे हैं होगा। कि ये जैसे वसीम वकार, इनका एक खिलाड़ियों का एक थिंक टैंक बनाए। राशिद लतीफ साहब ने अभी थोड़े दिन पहले एक बयान दिया कि 90s वाले जो क्रिकेटर है ना, इनको तो दूर ही रखें भाई। वो मेरे ख्याल में अवैस, अगर शायद आप, वो हफीज ने कहा था, मोहम्मद हफीज ने। हाँ, वो 90s के लड़कों वाली बात थी, लेकिन राशिद साहब का भी वो ये इस तरह 90s का के बयान लड़के, आया था। लेकिन लेकिन देखो यार, ये गलत, ये ज्यादती वाली बात है। कितने बड़े बड़े प्लेयर है, सकलैन मुश्ताक यस दूसरा इन्वेंट किया, पूरी दुनिया उसको बोलती है। बिल्कुल। मोइन खान है, राशिद लतीफ है, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, ये कितने, शुएब अख्तर है। ये लेगेसी नहीं है तो और क्या है? लोग उसी की तरह भागते हैं, लोग बिल्कुल उसी की तरह बात करते हैं, वैसे ही चलना फिरना। क्या आप और 90s में आपने नहीं देखा? क्या बिल्कुल 2000 बिल्कुल, एरा सुपरस्टार्स के हैं, अंदर नहीं लेजेंड्स हैं। देखा? यूसुफ 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 को देखें कि उसकी कवर ड्राइव अभी तक लोग याद करते हैं। शेन वॉर्न को जो उसने छक्के मारे, क्या स्टाइलिश प्लेयर। यूनुस, मिसबाह, ये सारे लोग, इंजमाम, इंजमाम भी तो 90s की पैदावार है। बिल्कुल क्या 90s। उनकी लेगेसी नहीं है? यस तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त 3 दिन 4 दिन की क्रिकेट का एक ढांचा था, और वहां से रीजनल एसोसिएशन जो है वो इनपुट देते थे, टैलेंट आगे आता था। अब ये T20 की लीग्स खेलकर उसी में से ये पूल बना रहे हैं,
और उसी के अंदर ग्रुप बंदी हो रही है, उसी के अंदर कप्तानी की रेस हो रही है। एक तो टीम हार रही है और दूसरा तीन तीन चार चार प्लेयर्स जो है वो कैप्टन बनने की ख्वाहिश रखते हैं। कितने अफसोस की बात है। पाकिस्तान, आप ये देखिए कि 92 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन, 2009 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन, जब यहाँ पे टेररिज्म हो रही थी, यस, सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही, यूनुस खान की कप्तानी के अंदर जीता T20 वर्ल्ड कप। हर दफा फाइनल में पहुंचते थे, हर बिल्कुल। दफा सेमीफाइनल में पहुंचते थे। अब तो ये सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचती और इनको जो है एक्सपर्ट कमेंटेटर्स वगैरह पहले ही से राइट ऑफ करने लगे। पहले तो ये कह देते अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को भी हरा सकते हैं, किसी से भी जीत सकते हैं, लेकिन अब तो वो भी मंत्रा खत्म हो गया। तो मैं समझता हूं कि इट्स हाई टाइम। आप 2017 के अंदर सरफराज अहमद को आप देखें किस तरह जी, उससे निकाला गया है। ज्यादती की बात है, बिल्कुल। एक आदमी चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है। उससे पहले आप ये विराट, रोहित वगैरह उस अंडर 19 टीम में थे जो सरफराज अहमद ने वर्ल्ड कप जीता था अंडर जी, अंडर 19। 19 का। एक लीडरशिप क्वालिटी जरूरी नहीं है कि एक ग्रेट प्लेयर हो। सचिन तेंदुलकर वो अच्छा कैप्टन नहीं साबित यस, हुआ, बिल्कुल नहीं। विराट कोहली एक अच्छा कैप्टन साबित नहीं हुआ, तो आप बाबर आजम को 3-4 साल आपने बना दिया, अब आपने रिजवान को बना दिया। ये लाहौर, पेशावर, कराची, ये इनको ग्रुपिंग खत्म होनी चाहिए, ये दोस्ती यारी खत्म होनी चाहिए। मैं बिल्कुल, दिल दुखता है कि करोड़ों लोगों की उम्मीदें, करोड़ों लोगों की खुशियां, यानी मुझे कि तो आप लगता है हमें करना ये चाहिए कि हमें अपनी क्रिकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को आउटसोर्स कर देनी चाहिए कोई 10-12 साल के लिए, और उनको हम कहें भाई ये आप चलाएं, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, और हमें उसका रिजल्ट चाहिए। अगर शायद इस तरह का कोई फॉर्मूला हो तो मैं भी हम कुछ कर लें, हम नंबर 2 तक तो पहुंच जाएंगे। अवैस देखें, जो फॉरेन कोचेज हैं वो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। जी, मिकी आर्थर है, वो अच्छा परफॉर्म किया था। अभी गिलिस्पी के उसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर वनडे सीरीज जीते हैं ना, जी हाँ, आपने बाहर कर दिया। एक, मैं समझता हूँ कि ढांचा बनाना चाहिए, नीचे से टैलेंट आ रहा है। स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट पहले यार हम खेलते थे ना, जी, गली कराची में मोहल्ले में, स्कूल में। कराची में ही 130 ग्राउंड होंगे छोटे, सीमेंट विकेट के और टर्फ विकेट के। कोई रमजान टूर्नामेंट होता था, कोई कुछ होता था। इसी तरह मुल्तान में हम खेलने के जाते थे, लाहौर में खेलने जाते थे। वहीं से सलीम मलिक भी खेल रहा है और आमिर मलिक खेल रहा है, मोइन खान खेल रहा है, सब 7 क्लब के। इतना अच्छा स्टैंडर्ड होता था, उसमें से प्लेयर जो है ये निकलते थे। निकलते ये थे, देखिए आप, बिल्कुल। वकार यूनुस और वसीम अकरम वगैरह, मुश्ताक अहमद देखिए ना, साहिवाल से आया है कि कहते हैं, खुद बता रहा है अपने उसमें कि इनके पास अपने किट बैग नहीं था, इतनी बिल्कुल। हम्बल बैकग्राउंड है। यस, और उसके बाद फिर रीजनल क्रिकेट खेल के कहाँ पे पहुंचे। मैं समझता हूं कि क्रिकेट ढांचे को मजबूत बनाना चाहिए, फैसिलिटीज को आम करना चाहिए। अब मुझे बताइए कि कराची के अलावा सिंध के अंदर, क्या हैदराबाद के अंदर स्टेडियम है? ना। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है? क्या सक्खर के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है? क्या और लड़का में हालांकि इंटरनेशनल वहां से भी क्रिकेट? लड़के निकल कर आते हैं, दहानी जैसा शख्स वहीं से हमें मिला सिंध से, लेकिन आप तो यार देखें आज वो। ये नुमान अली भी सिंध का जी है, जी जी, जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर है वो वहां का है। लेकिन वहां पे अगर आप फैसिलिटीज देंगे तो टैलेंट आएगा ना। बिल्कुल। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। अभी मुझे कोई बता रहे थे क्रिकेटर ही, कहने लगे कि ये जो ब्रुक है इंग्लैंड का, वो कह रहे हैं ना लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, यानी कि चाइनामैन जैसे हाँ, माजी में कहते थे, अब कहते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए नेट प्रैक्टिस के लिए। तो लाहौर के अंदर ही नेट के अंदर, और वो फुटेज दिखा रहे थे, 10-12 लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर आ गए उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस कराने के कराने के लिए। लिए। भाई आपके पास इतने स्पिनर हैं तो उसमें से निकालिए। दानिश कनेरिया को बाहर किया हुआ है, जी, सबसे बड़ा लेग स्पिनर पाकिस्तान में कादिर बिल्कुल। के बाद। 270 विकेटें ली हुई हैं। उसको एक एलिगेशन में था, उसने सजा भी भुगत ली, बेचारे हाँ, का करियर भी खत्म हो गया। लेकर आए टैलेंट, लेकर आए। अब हमें देखे सर ना सामोला, कंप्लीट ओवरहॉल की ज़रूरत है, और वो ओवरहॉल जो है उसके लिए हमें हमें वो जज्बा चाहिए, वो इंटेंट चाहिए, उसकी बड़ी ज़रूरत है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती ख्यालात से आगाह किया हमें। और मैच हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी आज ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जो क्रिकेट की जो लेगेसी है इसको कंटिन्यू होना चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें वाकई अफसोस होता है जब हम अपनी टीम का हाल देखते हैं, लेकिन इसके लिए रास्ता भी है, इसके लिए हमारे पास विजन भी है, बस वो करने वाला शख्स, वो करने वाला जज्बा जो है
वो दरकार है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब रुख करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जहां पर ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तानियों और अफगानियों पर पाबंदी लगाने जा रही है। ये एक ट्रैवल बैन होगा, लेकिन ये ट्रैवल बैन जो है ये नई बात नहीं है। जब पिछली मरतबा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी 7 मुस्लिम ममालिक के मुसाफिरों पर डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी लगा दी थी कि वो अमेरिका नहीं आ सकते, और फिर जो बाइडन ने 2021 में इसको मंसूख किया था। अब ये जो पाबंदी लगाई जाएगी इसकी क्या तफसील है, हमारे नुमाइंदे फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बताइएगा कि जी ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम आ रहा है, सफरी पाबंदियां लगाई जाएंगी इनके शहरियों पर, इसकी क्या तफसील है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अमरीकी महकमा खारजा में मौजूद हूँ और यहाँ पर ज़राए इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं अनऑफिशियली कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उन ममालिक की फहरिस्त में इस वक्त उस पर गौर किया जा रहा है जिन्हें मुतवक्का तौर पर वीज़ा पाबंदियों का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के शहरी भी अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसकी हतमी और ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि इस मामले पर कंसिडरेशन हो चुकी है, इस पर कुछ दस्तावेजी एक काम जारी है इस वक्त, और इस मामले में अमरीकी महकमा खारजा बिलखुसूस उसको टास्क भी दिया गया है अमरीकी हुकूमत की तरफ से, ट्रंप इंतजामिया की तरफ से, कि इस बारे में मालूमात जो है वो अमरीकी हुकूमत के साथ शेयर की जाएं ताकि वो इस पर फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ा सकें। अभी इस पर कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं आया ना हुकूमत का, ये बेसिकली अंदरूनी ज़राए से हमें पता लग रही है ये बात। जी, इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी तक नहीं आई, लेकिन जहाँ तक इशारा देने की बात है तो जिस हाल में मैं इस वक्त खड़ा हूँ महकमा खारजा के, इस हाल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का पहला दिन था। उन्होंने यहाँ पर अपने स्टाफ से गुफ्तगू की थी और उस शाम को जो रिलीज सामने आई थी उसमें महकमा खारजा ने एक मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हम मैस माइग्रेशन को रोकेंगे। लफ्ज़ मैस माइग्रेशन, उन्होंने लीगल या इलीगल इमिग्रेशन की बात नहीं की थी। तो उस वक्त तबसरे और ओपिनियन पीसेस सामने आए थे कि मैस माइग्रेशन से यही मतलब लिया जाए कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए वीज़ों की फराहमी का जो सिलसिला है उसमें कोई कमी पेशी होगी और उसमें कुछ इकदाम लिए जाएंगे। तो ये एक इशारा तो हमें मिलता है। सही। अच्छा, अब ये जो नई पाबंदियां हैं इनका निफाज कब से हो सकता है, क्या तवक्को है? इस वक्त तक जो इत्तलात सामने आ रही हैं उसमें क्योंकि 12 मार्च तक सारी तफसीलात मांगी गई हैं महकमा खारजा से उन सारे ममालिक की जो अमरीकी जो डिमांडेड सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, यानी अमरीका तवक्को कर रहा होता है और मुख्तलिफ ममालिक से जहाँ जहाँ इनके मिशन और एम्बेसीज हैं कि अपने शहरियों की तफसील हमारे साथ शेयर करें, बिलखुसूस वो शहरी जो अमरीकी इमिग्रेशन के लिए दरखास्तें देते हैं। जिन ममालिक से ये कंप्लायंस नहीं होता तो उनकी बारे में अमरीका फिर ये फ़ैसला ले लेता है। इस वक्त इत्तलात है कि 12 मार्च तक महकमा खारजा को ये टास्क दिया गया है कि आप सारी तफसीलात जमा कराएं। उसमें सारा कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इनकी तफसीलात जमा कराई जानी है ट्रंप इंतजामिया के साथ, और इसका इतलाक जो है वो मुतवक्किल तौर पर अप्रैल के महीने में शुरू हो सकता है। बिल्कुल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं अमेरिका में, उन पर क्या असर पड़ेगा इसका? जी, इस वक्त एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की है यहाँ पर जो मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स में है, और हम जानते हैं कि उस डिग्री प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उनकी वीज़ा स्टेटस जो हैं वो यहाँ होते हैं और उन्हें वो मेंटेन रखने पड़ते हैं। इसमें एक ये खदशा ज़रूर महसूस किया जा रहा है कि अगर उनका इससे पहले रूटीन में वीज़ा प्रोसेस अमेरिका के अंदर रहते हुए ही वो चेंज हो जाता था, एक्सटेंड हो जाता था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर हो जाती थी, उसको लेकर तलबा में ये खदशा ज़रूर पाया जाता है। हालांकि अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग जब प्रोसेस करते हैं उसको डिफरेंटली किया जाता है और अमेरिका के बाहर से जब वीज़ा अप्लाई होता है वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन एक तासुर है, एक खदशा ज़रूर है कि अगर ये इंट्रोड्यूस हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो फिर मुख्तलिफ स्टूडेंट जो यहाँ मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स में इनरोल हैं तो वो इस मामले से कैसे निपटेंगे। अच्छा, जो पाकिस्तानी इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी, एक बड़ी तादाद यहाँ पर है ओवरसीज़ कम्युनिटी, और बड़े प्रोसेस के बाद ज़ाहिर है कि लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे लोग बहुत लंबा अरसा इंतज़ार करते हैं फैमिलीज़ की रीयूनियन के लिए, अपने कारोबार यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं, यहाँ पर जॉब्स हासिल करते हैं। तो मोस्टली लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपने डिपेंडेंट्स को जो कि पाकिस्तान में होते हैं उन्हें यहाँ ला सकें, उसके लिए वो एक प्रोसेस शुरू करते हैं। ज़ाहिर है कि वो प्रोसेस काफ़ी वक्त लेता है। अगर ये मामला इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यहाँ ये खदशा पाया जा रहा है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो ये खदशा ज़ाहिर करते हैं
कि न सिर्फ अमेरिका के अंदर उन्हें एक मुख्तलिफ नज़र जी। से देखा जा सकता है, उनके लिए कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, बल्कि उनके जो रिश्तेदार, उनके जो अजीज़ प्यारे जो हैं, जी। जो अमेरिका से पाकिस्तान फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते थे या उन्हें आने वाले अरसे में ट्रैवल करना था, उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये एक खदशा ज़रूर है जो कि इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी में पाया जा रहा है। अब जी। पाकिस्तान के पास क्या कोई कानूनी ऑप्शंस मौजूद है इसको रोकने के लिए, या उसको सिफारती सतह पर ही फिर बातचीत करके रोका जा सकता है? बज़ाहिर इस तरह के इक़दामात से दो तरफ़ा सफ़ारती ताल्लुकात में एक सर्दमहरी आ सकती है। ताल्लुकात जो है वो नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, जी। क्योंकि एक मुल्क एक दूसरे मुल्क के शहरियों को अपने यहाँ आने नहीं देता, तो उसके ज़ाहिरी तौर पर इम्पैक्ट हो सकेंगे। क्योंकि एक बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पर पाकिस्तान की, जो तजारती भी है, जो सरमायाकार भी हैं, जो स्टूडेंट्स भी हैं, जो जॉब होल्डर्स भी हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स हैं। तो जो नए लोग अगर नहीं आ सकेंगे तो उसमें एक ज़ाहिर है कि एक सर्दमहरी पैदा हो सकती है, उसमें एक तशवीश आ सकती है, कंसर्न्स प्राइवेटली सामने आ सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर कोई मुल्क दूसरे मुल्क को पाबंद नहीं कर सकता कि आप हमारे शहरियों को वीज़ा क्यों नहीं इशू कर रहे, क्योंकि हर मुल्क अपने इंटरनल सिक्योरिटी बिल्कुल। ऑपरेटर्स को देखता है, सिक्योरिटी सेटिस्फेक्शन के लेवल पर जाता है। और अमेरिका जैसा मुल्क जिसके यहाँ दाखिल होने के लिए सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एक बड़ा अहम कंसर्न होता है अमरीकी हुकाम की, अगर वो उससे अमेरिका मुतमईन नहीं है तो अमरीकी हुकाम इमिग्रेशन नहीं देते और वो फिर अपने एतबार से इक़दामात लेते हैं। उसमें कोई कानूनी तौर पर नहीं कहा जा सकता अमरीकी हुकाम को कि आप वीज़ाज़ इशू क्यों नहीं कर रहे, इमिग्रेशन का मामला इस तरह से क्यों किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फैसल शाह हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे थे। अब इम्तिहान है ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, हमारे फॉरेन ऑफिस का, कि किस तरीके से वो अमेरिका से डील करते हैं, और ये जो ट्रैवल बैन लगने का एक मामला सामने आ रहा है, इसको किस तरह रोका जा सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।